2024 का चुनाव अब उस मोड़ पर आ गया है जहां से लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि बॉस कितनी सीटें। 272 तो बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन क्या 400 के टारगेट तक नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं? नहीं पहुंच रहे हैं। अगर 400 नहीं तो फिर कितनी सीटें आ रही हैं? मतलब तमाम तरह के सवाल हैं। 3 फेज के इलेक्शन के बाद अब क्या माहौल है, किस दिशा में यह चुनाव जा रहा है, ये सारे सवाल हर किसी के मन में चल रहे हैं। क्योंकि कोई मानकर बैठा है कि आएगा तो मोदी, कोई ये सोच रहा है कि 400 का टारगेट पार होगा या नहीं, तो कोई उलटफेर वाले नतीजों की आस में बैठा है। यानी सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें, अपनी सोच और उसके हिसाब से आकलन है। लेकिन असल में फाइनल नंबर क्या होने वाला है, यह तो 4 जून को ही पता चलेगा। और यह भी ध्यान रखना होगा कि अभी चुनाव के 4 चरण बाकी हैं। लेकिन अभी तक की स्थिति देखें तो 3 चरणों में कुल 283 सीट पर मतदान हो चुका, यानी लोकसभा की आधी से ज्यादा सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी। लोकसभा में बहुमत का नंबर 272 है, यानी उससे ज्यादा सीटों पर वोटिंग पड़ चुकी है। जनता ने फैसला ईवीएम में कैद करा दिया है। चुनाव में जीत का दावा हर कोई करता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन ये नहीं कह पा रहे कि 3 चरणों के बाद वो जीत रहे हैं, या कांग्रेस और इंडी गठबंधन ये दावा नहीं कर पा रहे कि वो कितनी सीटों पर जीत रहे हैं 3 चरण के बाद। इनका दावा सिर्फ इतना है कि बीजेपी हार रही है, मोदी हार रहे हैं। खुद कितना जीत रहे हैं ये नहीं बता रहे हैं। जबकि इसके ठीक उलट बीजेपी दावा कर रही है कि 3 चरणों के मतदान के बाद बीजेपी 190 सीटों पर जीत रही है। यह बीजेपी दावा ठोक रही है कि 283 सीटों पर वोट पड़े हैं और हम 190 जीत रहे हैं। सुनिए अमित शाह को, क्या भविष्यवाणी वो कर रहे हैं 3 फेज के सीटों को लेकर। फिर आपको बताऊंगा कि अमित शाह की भविष्यवाणी से चले तो फाइनली नरेंद्र मोदी की सीटें कितनी आने वाली हैं, उसका गणित बताऊंगा। कल ही तीसरे चरण का चुनाव हो गया है। पहला, दूसरा, तीसरे चरण तक का परिणाम जानना है क्या? जोर से बोलो भाई, जानना है? पक्का जानना है? किसी को बताना मत, मैं बताता हूं तो नहीं बताएंगे ना। मोदी जी 190 सीटें पार कर गए हैं, 190 सीटें। और एक चौथा चरण मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चौथे चरण में 400 की ओर मजबूती से आगे बढ़ रही है। अमित शाह दावा कर रहे हैं कि 3 चरण के मतदान में बीजेपी 190 सीटें पार कर गई। अमित शाह के दावे के हिसाब से देखें तो पिछले चुनाव की तुलना में इस चुनाव में बीजेपी को कितनी बढ़त मिल रही है इन 3 चरणों में। पिछली बार एनडीए कहां था और इस बार अगर 190 पार कर रहा है तो क्या पिछली बार के मुकाबले सीटें घटी हैं, बढ़ी हैं? अब आपको पहले इसके बारे में बताता हूं। अभी तक 3 चरण में वोटिंग हो चुकी है और 283 सीट पर वोट पड़े। 3 चरण, 283 सीट। अमित शाह का दावा है, अमित शाह कह रहे हैं भाई कि 190 सीटें जो हैं वो आ चुकी हैं नरेंद्र मोदी के नाम। लेकिन 2019 में क्या स्थिति थी? 2019 में एनडीए को इन्हीं 3 फेज की जो सीटें हैं उसमें अगर आप देखेंगे, फर्स्ट फेज में एनडीए को 48 सीट आई थी, पिछले बार का कह रहा हूं। सेकेंड फेज में 60 सीट आई थी एनडीए को, और जो थर्ड फेज था जो अभी अभी यहां खत्म हुआ उसमें 2019 में 75 सीट आई थी। यानी अगर इन तीनों को जोड़ दीजिए तो 2019 में एनडीए को 183 सीट आई थी, 183 सीट, 183। इस बार अमित शाह कह रहे हैं कि 190 सीट आ चुकी है, यानी +7 सीट पर इस वक्त बीजेपी चल रही है। यह अमित शाह का दावा है, हम नहीं कह रहे, अमित शाह के दावे का आकलन कर रहे हैं। अब सवाल है कि बाकी बचे कितने चरण हैं? बचे हुए चरण हैं 4 फेज की वोटिंग बची हुई है, 4। बाकी बची सीटें कितनी हैं जिन पर वोट पड़ने हैं? बची हुई सीटें हैं 260। बहुमत अगर बीजेपी को हासिल करना है
वो 190 पर है, इसमें अगर 82 जोड़िएगा तो वो 272 पे पहुंच जाएंगे। तो बहुमत के लिए इस 260 सीट में से बीजेपी को मात्र 82 की जरूरत है अगले 4 चरण में, अगर अमित शाह का दावा सही है कि वो 190 जीत चुके हैं। अब अगर 300 चाहिए तो उसके लिए कितनी सीटों की जरूरत है? 110, 110 इसमें जोड़ेंगे तब बीजेपी 300 पहुंचेगी। लेकिन अगर 400 सीट चाहिए बीजेपी को तो उसके लिए 210 सीट जीतनी होगी, तब 400 सीट बीजेपी पहुंच पाएगी। यानी 260 बची हुई सीटों में से 210 सीट जीतने पर बीजेपी या एनडीए 400 पहुंचेगी, अमित शाह का जो दावा है अगर उसी के हिसाब से चले। और यह बहुत मुश्किल काम है 260 में से 210 जीतना। अगर 2019 के हिसाब से बाकी बचे 4 फेज और उनकी सीटों का कैलकुलेशन भी कर लें तो क्या स्थिति बैठती है भाई? अगर आप देखेंगे अमित शाह का दावा क्या है, अमित शाह का दावा कि भाई हमको 190 तो आ गया, 190 सीट अभी आ गई है, ये वो दावा कर रहे हैं। 2019 में एनडीए का की जो सीटें थी वो 170 थी पहले के 3 फेज में, माफ कीजिएगा 185 थी, 173 थी, अब अमित शाह 183 थी, माफ कीजिएगा, और अमित शाह का दावा है कि अब 190। यानी कुल मिलाकर अगर अभी आप देखेंगे 190 का वो दावा कर रहे हैं और जो बाकी की 4 फेज हैं उसमें अगर आप देखेंगे जो बाकी 4 हैं, बाकी 4 फेज, उसमें 2019 में कितनी सीटें आई थी? उसमें आई थी 170 सीट, 170 सीट। तो अगर ये मानकर थोड़ी देर के लिए चलें कि भाई बीजेपी अमित शाह के दावे के मुताबिक 190 जीत रही है और अगले 4 फेज में 2019 वाला परफॉर्मेंस रिपीट करके 170 जीत जाती है, तो भी बीजेपी और एनडीए कहां पहुंचते हैं? 360 सीट पर। लेकिन जैसे 7 सीटें बढ़ी वैसे ही कुछ ऊपर नीचे हुआ, बीजेपी जैसे कह रही है कि भाई वो तेलंगाना में अच्छा कर लेगी वगैरह वगैरह, तो हो सकता है ये प्लस माइनस हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ किस पर बात कर रहा हूं? अमित शाह के दावे पर। यह हमारा कोई दावा नहीं, हम अभी कोई आंकड़ा नहीं बता रहे, अमित शाह के दावे के हिसाब से चलें और 170 सीटें अगले 4 फेज की जो 2019 में बीजेपी ने जीती थी उसको जोड़ दें तो भी एनडीए 360 पहुंच रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि 400 कैसे पहुंचेंगे अगर 360 370 पर एनडीए की गाड़ी रुक रही है? तो यह कसर कई कांग्रेसी पूरा करने में लगे, जैसे सैम पित्रोदा जैसे लोगों के बयान से यह कसर पूरी हो सकती है, जो नरेंद्र मोदी को 400 पार करवाने में पूरा जोर लगा के बैठे, क्योंकि सैम पित्रोदा ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो बीजेपी के लिए एक तरह से फुल टॉस है और नरेंद्र मोदी ऐसे फुल टॉस को स्टेडियम से बाहर भेजने में देरी नहीं लगाते। सैम पित्रोदा ने ऐसी ही फुल टॉस बॉल नरेंद्र मोदी को विरासत टैक्स के मामले में दी थी। आज उन्होंने नया कांड कर दिया और भारतीयों के स्किन कलर के हिसाब से किसी को चाइनीज बता दिया, किसी को अफ्रीकन बता दिया, किसी को अंग्रेज बता दिया, किसी को अरब का बता दिया। ये सैम पित्रोदा साहब जो राहुल गांधी के बड़े खास हैं, इनको सुनिए एक बार, फिर बताऊंगा कि सैम पित्रोदा के बयान को सुनकर कैसे और क्यों नरेंद्र मोदी बहुत भयंकर गुस्से में आ गए। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters because that's my India. Okay, so that idea of India, which is rooted in democracy, freedom, liberty, fraternity, is being challenged by Ram Temple and Ram Navami and Prime Minister going to temple all the time. And यानी सैम पित्रोदा उर्फ सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा के मुताबिक जो उत्तर के लोग हैं वो अंग्रेजों की तरह लगते हैं, जो पूर्व के लोग हैं वो चीनियों की तरह लगते हैं, दक्षिण के लोगों के रंग की तुलना के हिसाब से उन्होंने उन्हें अफ्रीकी बता दिया और पश्चिम के लोगों की तुलना अरब के लोगों से कर दी।
मतलब इनको कोई भारतीय नजर ही नहीं आ रहा है। सैम पित्रोदा कहने को तो कांग्रेस के थिंक टैंक हैं, लेकिन ऐसे ऐसे अजीब अजीब बयान दे रहे हैं कि यह बयान कांग्रेस का ही फ्यूज उड़ा दे रहा है। क्योंकि पहले इन्होंने विरासत टैक्स पर अपना ज्ञान दिया, इनहेरिटेंस टैक्स पर, तो कांग्रेस की क्लास लग गई। अब इन्होंने भारतीयों के स्किन कलर पर जो बोला, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भयंकर क्लास लगा दी। पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि ये लोग अभी तक मोदी को गाली देते थे, वो तो सहन कर लिया, लेकिन देश को गाली दे रहे हैं, इसे वो सहन नहीं करेंगे। सुनिए पीएम मोदी को उन्होंने सैम पित्रोदा पर क्या कहा, फिर बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी का गुस्सा देखकर कैसे कांग्रेस के हाथ ठंडे पड़ गए। मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतने गुस्से में आखिरी बार लोगों ने कब देखा था, उन्हें याद नहीं होगा। आज वो बहुत गुस्से में थे। पीएम मोदी ने सैम पित्रोदा के बयान पर एक बात और कही। उन्होंने कहा कि आज तो यह भी राज खुल गया कि देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का क्यों कांग्रेस विरोध करती थी, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू को कांग्रेस हराना चाहती थी। सुनिए पीएम मोदी को, फिर बताऊंगा कि सैम पित्रोदा पर कांग्रेस ने क्या कहा। शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि शायद यही सोच थी जिसकी वजह से एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी के रंग को देखकर शायद उनका विरोध किया गया, उनको राष्ट्रपति बनने नहीं दिया जा रहा था। ये वो आरोप लगा रहे हैं। पीएम मोदी के ऐसे अग्रेसिव बयान से कांग्रेस की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सैम पित्रोदा के बयान का कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए, इसी कोशिश में कांग्रेस लगी रही। पित्रोदा का बयान आया और कांग्रेस की हर तरफ खिंचाई होने लगी तो फौरन कांग्रेस ने सफाई दी। कांग्रेस ने कहा कि सैम पित्रोदा भारत की अनेकता के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उसके लिए जो शब्द और उपमाएं प्रयोग की गई वो गलत हैं और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। सुनिए जयराम रमेश को, फिर बताऊंगा कि कैसे पीएम मोदी ने आज राहुल गांधी का एक और नैरेटिव चूर चूर कर दिया। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। सैम पित्रोदा के बयानों से चुनाव के बीच कांग्रेस का जो बंटाधार हुआ, उसके बाद कांग्रेस भी दबाव में थी और उसी का नतीजा है कि सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सैम पित्रोदा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन जिस तरह के बयान वो दे रहे थे और उससे कांग्रेस को जो डेंट लग रहा था, उसके बाद सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है और कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। शायद कांग्रेस को लग रहा है कि इससे कुछ डैमेज कंट्रोल होगा। यानी मोदी का विकेट लेने चले सैम पित्रोदा का विकेट खुद डाउन हो गया। बीच चुनाव में कांग्रेस का यह बड़ा सेल्फ गोल था।
लेकिन कांग्रेस में सैम पित्रोदा अकेले नेता नहीं है जो अपने बयानों से बीच चुनाव में कांग्रेस की फजीहत कराते रहे और चुनाव हरवाते रहे। जैसे आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, 2007 में सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर बोला, गुजरात में कांग्रेस हार गई। 2014 में मणिशंकर अय्यर ने कहा चाय वाला पीएम नहीं बनेगा, नतीजा मोदी को प्रचंड बहुमत मिला। 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को नीच कहा, नतीजा कांग्रेस चुनाव हार गई। 2019 लोकसभा चुनाव, सैम पित्रोदा ने सिख दंगों पर कहा हुआ तो हुआ, कांग्रेस चुनाव हार गई। इसमें राहुल गांधी के चौकीदार चोर है, मोदी जहर की खेती करते हैं, ऐसे बयान तो अभी जोड़ ही नहीं है। यानी कांग्रेस की पूरी लीडरशिप को ही यह समझ नहीं आता कि पीएम मोदी के सामने इस तरह के बयान देना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पर पैर मारने जैसा है। लेकिन इन लोगों का खत्म ही नहीं होता है। खैर, कांग्रेस नेताओं को शायद यह समझ में नहीं आएगा कि कैसे नैरेटिव बनाया जाता है। कांग्रेस जो भी नैरेटिव बनाती है, पीएम मोदी उसकी बखिया उधेड़ देते हैं। आज ही पीएम मोदी ने राहुल गांधी का एक और नैरेटिव तोड़ डाला। राहुल गांधी, आपको याद होगा, अक्सर पीएम मोदी पर आरोप लगाते हैं कि ये सूट बूट की सरकार चला रहे हैं। पीएम मोदी तो अपने दोस्तों अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं, लेकिन आज पीएम मोदी ने अडानी अंबानी का नाम लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पहले राहुल दिन में 5 बार अडानी अंबानी की माला जपते थे, लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद से अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे। पीएम मोदी ने सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस की अडानी अंबानी से कोई डील हो गई है क्या बोरे में भर भर के पैसा कांग्रेस को टेम्पो में आया है क्या? सुनिए पीएम मोदी का सवाल। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। ये जवाब देना पड़ेगा देश को। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से कांग्रेस हैरान रह गई, क्योंकि कांग्रेस का नैरेटिव ही उल्टा पड़ गया। पीएम मोदी ने सीधे आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी उद्योगपतियों पर हमला करते रहते हैं, लेकिन चुनाव के समय उन्हीं से पैसा लेते हैं। पीएम मोदी के बयान के बाद तो कांग्रेस नेता ये गिनाने में जुट गए कि राहुल गांधी ने कितनी बार अडानी और अंबानी का नाम लिया। सुनिए हड़बड़ी में कांग्रेस नेता क्या कह गए। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। 3 अप्रैल से अब तक राहुल गांधी जी 103 बार गौतम अडानी जी का नाम ले चुके हैं और 30 बार मुकेश अंबानी का नाम ले चुके हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने इन लोगों से और तमाम अपने औद्योगिक घरानों के दोस्तों से 8,200 करोड़ चंदा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से। गैर कानूनी था वो, अब तो असंवैधानिक करार कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दिया गया। पैसा लेते वक्त तो आपको कुछ नहीं फर्क पड़ा, अब जब जरा सा चुनाव हारने की स्थिति में आए तो इन्हीं के खिलाफ हो गए। कांग्रेस के नेता तो पीएम मोदी के बयान पर सफाई दे ही रहे थे। शाम होते होते राहुल गांधी का भी रिएक्शन आ गया। राहुल गांधी जो अडानी अंबानी करते रहते हैं, वो अब अडानी जी और अंबानी जी कहकर पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी को कैसे पता चला कि टेम्पो में भरकर पैसा आता है, क्या ये उनका व्यक्तिगत अनुभव है। साथ ही राहुल ने यह भी कहा कि पीएम मोदी ईडी और सीबीआई से इसकी जांच कराएं। सुनिए राहुल गांधी को, फिर कांग्रेस और अडानी के रिश्तों की सच्चाई बताऊं। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए ना,
पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। एक सच्चाई यह भी है कि राहुल गांधी भले अडानी पर हमला करते रहे हों, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में अडानी के इन्वेस्टमेंट से राहुल को कभी कोई दिक्कत नहीं। इसी साल जनवरी में तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के साथ अडानी ग्रुप ने 12,400 करोड़ के प्रोजेक्ट की डील साइन की। जून 2023 में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अडानी का स्वागत किया। अडानी ने 1 लाख करोड़ के निवेश की बात कही। अक्टूबर 2022 में राजस्थान में तत्कालीन गहलोत सरकार के दौरान 60,000 करोड़ का निवेश किया अडानी ग्रुप ने। जून 2020 में गहलोत सरकार के दौरान ही अडानी ग्रुप ने राजस्थान में 50,000 करोड़ का निवेश किया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के दौरान हजारों करोड़ का निवेश हुआ। यानी राहुल गांधी एक तरफ चिल्लाकर अडानी पर हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस की ही सरकारें अडानी के स्वागत के लिए पलके बिछा रही हैं। और अडानी ग्रुप ने कांग्रेस शासित राज्यों में जमकर निवेश भी किया है। लेकिन चुनाव में किस तरह से नैरेटिव बनता है, बनाया जाता है और क्या क्या होता है, इसको आपने देख लिया।